बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है मुजफ्फरगढ़ सिटी ड्राइविंग टूर। तो ये रॉयल पैलेस शादी हाल से मैं निकला हूँ और मेरी अगली मंजिल कोटद्दू से 10 किलोमीटर आगे एक देहरादून पन्ना शहर है छोटा सा, वहां पर इंशाल्लाह मैंने जाना है। रास्ते में जो जो चीजें मुझे नजर आएंगी मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये दोस्तों आपका मुजफ्फरगढ़ सिटी एरिया का इलाका है और ये रॉयल पैलेस शादी हाल था जहां से मैंने अपने व्लॉग का आगाज किया। मुजफ्फरगढ़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मुजफ्फरगढ़ फोर्ट ऑफ मुजफ्फर पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का एक शहर है और ये चनाब दरिया के साथ साथ वाक़या है। चनाब दरिया इसके ईस्ट में और इंडस रिवर जो आपका है वो इसके वेस्ट में पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का 39th बड़ा शहर है। तो ये शादी हाल जो था शहर से थोड़ा सा जो कंट्री साइड बनता है उस एरिया पर था। उस एरिया से मैं इंशाल्लाह अब निकल चुका हूँ और अब ये मैं मुजफ्फरगढ़ के मेन शहर में इंटर होने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी सड़क आप जैसे देख रहे हैं कि तंग थी और उसके बाद इंशाल्लाह फिर ये बड़ा मेन रोड मुझे मिल जाएगा और इसके बाद मेरी डायरेक्शन मुजफ्फरगढ़ से कोटद्दू की तरफ होगी। तो रास्ते में जो भी व्यू आएंगे, जो भी सीन आएंगे, आप उसको देखें, एंजॉय करें और मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको मुजफ्फरगढ़ के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा था। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का 39th बड़ा शहर है। मुजफ्फरगढ़ को एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पर 5 तहसीलों में डिवाइड किया गया है, यानी इसकी तहसील्स और जो सब डिवीजन्स हैं वो 5 बनती हैं। यूनियन काउंसिल इसमें 93 और अगर टोटल शुमार की जाए तो 101 है। तहसीलों में सबसे पहले अलीपुर है जिसकी 14 यूनियन काउंसिल हैं और फिर दोस्तों चौक सरवर शहीद है जिसकी 3 यूनियन काउंसिल हैं। फिर जतोई आता है, इसकी 16 यूनियन काउंसिल हैं। फिर कोटद्दू आता है, इसकी 33 यूनियन काउंसिल हैं। फिर मुजफ्फरगढ़, इसकी अपनी 35 यूनियन काउंसिल हैं। तो इस तरह अगर इनको जमा किया जाए तो ये 101 बनती हैं, लेकिन बताया यही जाता है कि इसकी 93 यूनियन काउंसिल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी 101 कुल यूनियन काउंसिल बनती हैं। तो दोस्तों, रूरल आबादी इसके अंदर मुजफ्फरगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा है। इसका 47% जो इलाका है शहर का, इस एरिया का, वो देहातों पर मुश्तमिल है। तो फिर दोस्तों, इसका जो लिटरेसी रेट है वो भी पूरे पाकिस्तान से बहुत कम है, यानी टोटल 47% बनता है। यहाँ पर तालीम की बहुत ज्यादा कमी है। और फिर दोस्तों, मजहब के एतबार से यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है। जबान यहाँ की सराइकी, 88% लोग सराइकी बोलते हैं। पंजाबी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है और थोड़े से यहाँ पर पश्तून भाई भी हैं, पठान पश्तो भी इस इलाके में बोली जाती है। यहाँ की जो मेन कौमें हैं इस मुजफ्फरगढ़ की, उनमें सराइकी जट, सराइकी गुजर, सराइकी बलोच, फिर राजपूत और पठान थोड़ी सी तादाद में यहाँ पर आपको मिलेंगे। मुजफ्फरगढ़ में सबसे कम, जैसे मैंने आपको बताया, लिटरेसी रेट है। यहाँ पर एक ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का कैंपस है। आप सोचें कि इतना बड़ा शहर मुजफ्फरगढ़ और पाकिस्तान का 39th सिटी बनता है, लेकिन सिर्फ एक ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस है। स्कूल बहुत ज्यादा हैं। लड़कियों के लिए 1009 स्कूल जो मैंने स्टडी किया और फिर लड़कों के लिए 1072 स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आला तालीम के लिए लोगों को मुल्तान का रुख करना पड़ता है क्योंकि ये मुल्तान रीजन में आता है मुजफ्फरगढ़, तो इसलिए अच्छी तालीम के लिए लोग स्कूल के बाद फिर मुल्तान जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ को फॉरेस्ट के हवाले से, जंगलात के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। इसके एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर जंगल है जिसमें
सबसे ज्यादा मशहूर लशारी वाला फॉरेस्ट, लशारी वाला जंगल मशहूर है। ये सबसे बड़ा जंगल यहां पर बनता है। तो दोस्तों ये अब मैं मुजफ्फरगढ़ से निकलकर अब कोट अद्दू वाली डायरेक्शन में आ गया हूं, और ये जैसे आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोड है। ये ऊपर से जो आपको ब्रिज नजर आ रहा था, ये मुल्तान की तरफ से रोड आता है। मुल्तान की तरफ से मुजफ्फरगढ़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रोड है, रिवर इंडस और चिनाब दरिया के साथ साथ। और मेरी डायरेक्शन जो है वो कोट अद्दू की तरफ है, देहरादून पनाह की तरफ है। तो ये भी रोड काफी अच्छा है, लेकिन इसके बाद मुझे नहर के साथ साथ थोड़ा सा रोड कंजस्टेड मिलेगा, जिसके ऊपर मैंने फिर इसके बाद सफर करना है। तो दोस्तों मैं मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा था कि यहाँ पर लशारी वाला फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मशहूर और बड़ा है, जिसमें किक्कर के दरख्त, शीशम के दरख्त और फिर कोकोनट, बैम्बो, बांस यहाँ पर बहुत ज्यादा काश किया जाता है। मुजफ्फरगढ़ की जमीन हमवार है, पूरी की पूरी पट्टी आपको प्लेन नजर आएगी। आम बहुत ज्यादा यहाँ पर काश किए जाते हैं, किन्नू इसके ऊपर बहुत ज्यादा काश किए जाते हैं। फार्म्स किन्नू और आम के इस मुजफ्फरगढ़ में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। फिर दोस्तों ये जो आपका मुजफ्फरगढ़ है, ये नेशनल 70 N70 नेशनल हाईवे के जरिए पाकिस्तान के दूसरे शहरों से मुंसलिक है। यहां से आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जा सकते हैं। इस हाईवे के जरिए आप मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, बहावलपुर आसानी से सफर कर सकते हैं। रेलवे लाइन भी मुजफ्फरगढ़ से गुजरती है, और मुजफ्फरगढ़ का दूसरे पाकिस्तान के शहरों से रेलवे के जरिए भी राब्ता है। रावलपिंडी, मुल्तान, मियांवाली, अटक, यहां से आप रेलवे रोड के जरिए भी जा सकते हैं। लेकिन मेन रेलवे लाइन जो पेशावर कराची वाली है, वो मुल्तान शहर से ही गुजरती है, मुजफ्फरगढ़ से नहीं। तो आपको मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको पेशावर, कराची और फर्दर शहरों में आप सफर कर सकते हैं। तो मुजफ्फरगढ़ में पावर प्लांट भी है, जो न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स के नाम से है, जिसकी कैपेसिटी 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। वॉल स्ट्रीट मुजफ्फरगढ़ के इस न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स के बारे में मुख्तलिफ खबरें शाया करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपनी जरूरत के लिए बिजली पैदा करता है, जो एक बड़े पैमाने पर बाकी दूसरे शहरों को मुहैया की जाती है। मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर प्लांट भी है, जो 1350 मेगावाट बिजली पैदा करता है। मशहूर जगह जो मुजफ्फरगढ़ में है वो मुजफ्फर फोर्ट है, और उसके बाद फिर दोस्तों मुजफ्फर पार्क है, जो शहर के अंदर बनाया गया है। वो पार्क मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन मैं गाड़ी में था, वो मेरे बहुत दूर से गुजर गया। लेकिन बताया यही जाता है, जो मेरे साथ दोस्त बैठे हुए हैं, कि ये एक बहुत अच्छा पार्क है, फैमिली के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इस मुजफ्फरगढ़ सिटी में एक बहुत अच्छा पार्क भी है। किला यहाँ का बहुत मशहूर है, जो एनिसेंट है, पुराना है, और सुल्तान महमूद गजनबी का जमाना आपको याद होगा, जब उसने बरसगीर पाको हिंद पर हमले किए, तो वो इस मुजफ्फरगढ़ में भी आया, और इस मुजफ्फरगढ़ की भी बुनियाद सुल्तान महमूद गजनबी ने रखी। और उसके बाद फिर मुगल अंपायर आए, उस दौरान भी यहां से बहुत सारी मेन पावर आर्मी के लिए, जंग के लिए यहां से भर्ती की गई। लेकिन जब अंग्रेज आया तो वो इतना शातिर था कि उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की स्टडी की, और फिर उसने एक प्लान किया कि कहां से मुझे जंगजू मिल सकते हैं और किस एरिए से मुझे अच्छी लेबर मिल सकती है। तो इस मुजफ्फरगढ़ की मैं बात करता हूं कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल दौर था, जब
برطانیہ کی اس برصغیر کے اوپر ہندوستان کے اوپر حکومت تھی تو اس نے اس مظفر گڑھ سے زیادہ تر لوگ مزدور ہی بھرتی کیے جو ان سے لیبر کا کام لیتا تھا۔ یہی ایک مین وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظفر گڑھ جو اس کا علاقہ ہے پسماندہ رہ گیا، کہ اس علاقے کو انگریز دور سے پسماندہ رکھا گیا اور یہاں سے صرف اور صرف لیبر کا کام ان لوگوں سے لیا گیا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد اس مظفر گڑھ پر پاکستان حکومت نے کافی توجہ دی، جو ناکافی ہے میرے خیال سے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اس مظفر گڑھ میں بہت سارے کام ہوئے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کے لیے اسکول، بچیوں کے لیے اسکول بنائے گئے، گو کہ اب بھی یونیورسٹیز یہاں پر موجود نہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملتان شہر یہاں سے قریب پڑتا ہے، تو ملتان میں الحمدللہ بہت ساری یونیورسٹیز اور ایجوکیشن کا ایک ہائی لیول ہے، ہائی سٹینڈرڈ ہے، تو یہ لوگ پھر میٹرک کے بعد ملتان کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے ہی یونیورسٹی لیول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دوستو میں مظفر گڑھ کے مین روڈ سے اب رائٹ سائڈ پہ ٹرن لے چکا ہوں۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بائی پاس روڈ ہے جو ملتان سے مظفر گڑھ تک بہت اچھا آتا ہے۔ اس کے بعد پھر مظفر گڑھ سے چونکہ میں نے کوٹدو کی طرف جانا ہے، یہ ایک بائی پاس روڈ ہے جو کچھ سالوں سے بنا ہے نہر کے ساتھ ساتھ، تو یہ شارٹیسٹ راستہ ہے مظفر گڑھ سے کوٹدو، دیرہ دن پناہ، لیا، بھکر، اور پھر اگر آپ میاں والی اور پھر چکوال، تلا گنگ، پشاور، اسلام آباد نکلنا چاہیں تو یہ موٹر وے سے ہٹ کے ایک راستہ ہے، سنگل روڈ ہے یہ، لیکن اس کے اوپر زیادہ رش نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے کوٹدو، مظفر گڑھ، لیا، بھکر اس سائڈ پہ نکل سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو اسی کی طرف میری ڈائریکشن ہے، تو انشاءاللہ وہاں پھر ایک نہر آئے گی، نہر کے بعد پھر میں لیفٹ ٹرن لوں گا اور پھر نہر کے ساتھ ساتھ سیدھا میں کوٹدو بائی پاس اور وہاں سے دیرہ دین پناہ چلا جاؤں گا۔ تو دوستو میں مظفر گڑھ کی بات کر رہا تھا کہ مظفر گڑھ میں بہت ساری نوٹیبل شخصیات ہیں جن کا تعلق اس مظفر گڑھ سے ہے اور تھی، جو اب کچھ زندہ ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا نوٹیبل پرسن ہے وہ نواب مظفر خان ہے، جو مظفر گڑھ کا بانی مانا جاتا ہے، پروڈیوسر مانا جاتا ہے، فاؤنڈر مانا جاتا ہے، کہ مظفر گڑھ نے نواب مظفر خان کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی کی اور وہ مظفر گڑھ کو بنانے میں بہت زیادہ فعال تھے، اسی لیے نواب زادہ یا نواب مظفر خان کو فاؤنڈر آف مظفر گڑھ بھی کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ سردار کورے خان جتوئی جو سوشل سروسز کے حوالے سے، سماجی کارکن کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا نام ہے، سوشل کارکن تھے، سماجی کارکن تھے، جنہوں نے اس مظفر گڑھ کے لوگوں کے لیے سماجی خدمات انجام دی، ان کا نام بھی ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے۔ پھر مشتاق احمد گرمانی، فارمر گورنر آف ویسٹ پاکستان، ان کا تعلق بھی اس مظفر گڑھ سے تھا جو اب اس دنیا میں نہیں۔ تو پھر دوستو نواب زادہ نصر اللہ خان، جن کی شخصیت ایک عرصہ تک پاکستان کی سیاست پر چھائی رہی، آپ لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، تقریباً پاکستان میں ان کو اچھے لفظوں سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک منجے ہوئے اور بہت بڑے سیاستدان تھے، نواب زادہ نصر اللہ خان پولیٹیشن تھے جو اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے مظفر گڑھ سے۔ پھر دوستو ہنا ربانی خان جو موجودہ پولیٹیشن ہیں، ان کی جائے رہائش بھی اسی مظفر گڑھ میں ہے اور ان کا تعلق بھی اسی مظفر گڑھ سے بنتا ہے۔ غلام مصطفیٰ خر جو ایک پرانے فارمر
गवर्नर भी रह चुके हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं, उनको भी पाकिस्तान का तकरीबन बच्चा बच्चा जानता है कि उनका भी पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बड़ा रोल है, एक बड़ी उनकी जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद है। उन्होंने जेलें भी काटी और फिर मुल्क बदर भी हुए और फिर वापस भी आए और आखिरी दम तक पीपल पार्टी के साथ मुंसलिक रहे और इस तरह इस दुनिया से वो रुखसत हुए। उनके भी काफी पाकिस्तान के लिए अच्छे काम हिस्ट्री में बताए जाते हैं कि मुस्तफा खर ने भी पाकिस्तान के लिए और स्पेशली पंजाब के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। तो फिर उसके बाद दोस्तों गुलाम नूर रब्बानी खर, वो भी इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सियासतदान हैं, उनका ताल्लुक भी मुजफ्फरगढ़ से है। फिर सुल्तान महमूद, वो भी सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, उनका ताल्लुक भी मुजफ्फरगढ़ से है। फिर दोस्तों नाम आता है आपके जमशेद दस्ती का, उन्होंने भी सियासत के मैदान में और समाजी कारकुन के हवाले से, सोशल वर्कर के हवाले से काफी नाम कमाया। इस मुजफ्फरगढ़ के लोगों में उन्होंने अपने कामों की वजह से बहुत सारे ऐसे असरात छोड़े हुए हैं कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, वो जिंदा हैं और इन एक्शन है। उन्होंने इस मुजफ्फरगढ़ के लोगों के लिए फ्री बसेस भी चलाई, गो कि वो कामयाब ना हो सकी कुछ सियासत की वजह से, लेकिन समाजी कारकुन के हवाले से, गरीब दोस्त होने के हवाले से जमशेद दस्ती का नाम फिल वक्त इस मौजूदा जमाने में सर फहरिस्त है। जमशेद दस्ती गरीब लोगों का चाहने वाला, उनके दुख दर्द में काम आने वाला, उनके साथ उठने बैठने वाला एक ऐसा शख्स है जिससे मुजफ्फरगढ़ के लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जमशेद दस्ती के जो बस में होता है इस मुजफ्फरगढ़ के लोगों के लिए, वो हत्तल वसा कोशिश करते हैं उनकी खिदमत करने की। तो वो भी एक फाल कारकुन है, MNA भी रह चुके हैं और एक समाजी वर्कर के नाम से उनकी पहचान है, उनकी शनाख्त है। तो उन्होंने भी इस मुजफ्फरगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम सर अंजाम दिए। फिर दोस्तों अजहर हुसैन रेसलर जो रह चुके हैं, वो भी इसी मुजफ्फरगढ़ से थे, उनका ताल्लुक भी इसी मुजफ्फरगढ़ से था। तो दोस्तों मुजफ्फरगढ़ की मैं बात कर रहा था कि ये इलाका प्लेन जमीन के ऊपर मुश्तमिल है, यहाँ पर ज्यादातर जंगलात हैं, बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं और उसके बाद किन्नू के फार्म और फिर उसके बाद आम यहाँ पर बहुत ज्यादा काश किया जाता है। चूंकि ये मुल्तान के साथ ही वाक़या आपका मुजफ्फरगढ़ है, तो इसलिए जितनी भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की ही इस्तेमाल की जाती है। तो मुजफ्फरगढ़ जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि एक पाकिस्तान का रूरल एरिया है, इसके अंदर देहाती आबादी बहुत ज्यादा है। शहर जो मुजफ्फरगढ़ है उससे ज्यादा इसकी इर्द गिर्द गांव और देहात बनते हैं, जो सारे के सारे मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में ही उनका आना जाना, खरीदो फरोख्त और जो भी काम होते हैं वो मुजफ्फरगढ़ में ही अंजाम पाते हैं। लेकिन फिर अच्छी सर्विसेज के लिए, अच्छी तालीम के लिए, अच्छी मेडिकल सहूलियात के लिए यहाँ की पूरी आबादी, शहर हो या इसके देहात हो, तो वो फिर मुल्तान का रुख करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंगल रोड है, उसके राइट लेफ्ट छोटी छोटी आबादियां हैं। ये अब मैं मुजफ्फरगढ़ के एरिया से काफी हद तक निकल चुका हूं। तो ये इसका कंट्री साइड बनता है मुजफ्फरगढ़ का, वो इलाका जो मुजफ्फरगढ़ के बाद आता है। और मेरी डायरेक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोटद्दू देहरादून पन्ना की तरफ है, तो
اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹیک کیئر, بی ہیپی, گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی. آمین ثم آمین.